हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 3, वेव एंड ऑसिलेशन। ठीक है, तो वेव एंड ऑसिलेशन की ये पहली क्लास है जिसमें हम लोग पूरा फोकस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। ठीक है, और आज की ये क्लास थोड़ी छोटी भी होगी, बहुत ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जितने भी बेसिक आपके हैं वो आज की इस क्लास में कवर हो जाएंगे। बाकी जो आपका डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन है और इसके अलावा फोर्स्ड ऑसिलेशन है, ये दोनों टॉपिक को और इन सब के ऊपर सवाल को हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के जितने भी बेसिक टर्म हैं, जितने भी फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उन सब को डिस्कस करेंगे। बट न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिर ये लेक्चर थोड़ी लेंदी हो जाएगी, है ना। तो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को और जो इसका सेकेंड हाफ होगा जिसमें हम फोर्स्ड वाइब्रेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करेंगे, वो सारे टर्मिनोलॉजी को और इन सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात आप यहां पर ध्यान रखें कि ये जितने भी हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, ज्यादातर जो इनके ऊपर सवाल बनते हैं वो टू द पॉइंट ऐसे ही बनते हैं जैसे थियरी में यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ग्राफ पूछ लेते हैं, फार्मूला पूछ लेते हैं, है ना, रिलेशन पूछ लेते हैं दो क्वांटिटीज के बीच का। इस तरह के सवाल यहाँ से ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा कोई न्यूमेरिकल यहाँ से उस तरह से बनता नहीं। बाकी जो बनता है वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और पीजीटी के लिए तो नहीं उतना कहेंगे, बट लैब असिस्टेंट के लिए ये आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी है, आप इसको समझ लीजिए। पीरियोडिक मोशन एक टर्म है, पीरियोडिक मोशन, या इसी को हम हार्मोनिक मोशन भी बोलेंगे। इसका मतलब होता है रिपीटेड मोशन ऑन सेम पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी तरह का मोशन अगर हो रहा हो, बार बार रिपीट भी हो रहा हो सेम पाथ पर, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर रिपीट हो रहा हो, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, या फिर इसी का दूसरा नाम है हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सन के अराउंड अर्थ का जो मोशन है, रिवोल्यूशन है। अर्थ आपको पता है सन के अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व करती रहती है, और हर एक साल में 365 दिन में ये एक अपना पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है, और फिर उसके बाद दोबारा से इसी पाथ पर चलने लगती है। तो कोई भी ऐसा मोशन जो सेम पाथ पर बार बार रिपीट हो रहा हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा हो, इसको हम पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। घड़ी में घड़ी की जो सुइयां होती हैं, अगर आप इसकी बात करें तो आप देखिए घड़ी की ये जो सुई है हर 12 घंटे के बाद यहां पहुंच जाएगी, फिर से स्टार्ट होगी, फिर यहां पहुंच जाएगी, फिर से स्टार्ट होगी, फिर यहां पहुंच जाएगी। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई भी मोशन बार बार सेम पाथ पर रिपीट होता है तो वो पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन होता है। और जिस टाइम में ये पूरा एक इसका ये मोशन एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जा रहा है, उस टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना। जितने टाइम में ये एक चक्कर पूरा कर लेगा और फिर रिपीट करना स्टार्ट करेगा, उस टाइम को हम टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है ना। तो अर्थ का सन के अराउंड जो टाइम पीरियड है वो 365 दिन है, और इस ये मिनट वाली सुई का जो इस घड़ी में जो इसका टाइम पीरियड है वो 60 मिनट है ना। सेकंड वाले का 60 सेकंड है, घंटे वाले का 12 घंटे। ठीक, तो ये होता है आपका पीरियोडिक मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन, और उसके ये एग्जांपल हो गए। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन की बात करें, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन किसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी सेम पाथ रिपीट होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं लिखा था। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब कि एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन के इधर और उधर, है ना। टू एंड फ्रो मोशन कह लीजिए या बैक एंड फोर्थ मोशन कह लीजिए, आगे पीछे वाली गति जो होती है, या टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, अगर इस तरीके से ये बार बार सेम पाथ पर रिपीट कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन, या इसी को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है ना। तो इस दोनों मोशन में अगर आप देखें तो कॉमन क्या है और डिफरेंट क्या है। कॉमन ये है कि दोनों में ही सेम पाथ रिपीट हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहां पर भी रिपीट हो रहा है बार बार वही सेम चीज, और यहां पर भी बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन डिफरेंस दोनों में यह है कि इसमें यह कंडीशन नहीं है कि मोशन किस तरीके के पाथ पर होना चाहिए। यहां यह कंडीशन है कि जो मोशन है वो किसी एक मीन पोजीशन से इधर और उधर वाली मोशन होनी चाहिए। अगर इस तरीके का पीरियोडिक मोशन है तो इसको हम ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन बोल सकते हैं। बट थोड़ा सा वाइब्रेटरी मोशन वर्ड यूज करने से पहले हम ये ध्यान देते हैं कि क्या
जो ये इसका जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो ज्यादा है कि कम है। अगर ये बहुत थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो इसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोल देते हैं, थोड़ा ज्यादा रहता तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है ना, तो दोनों की कंडीशन से एक बात समझ में आती है और ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या हर एक ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं या हर एक पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं। देखिए, पीरियोडिक मोशन होने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो सारी कंडीशन तो इसमें है ही, लेकिन इसमें एक ऐसी कंडीशन है जो पीरियोडिक मोशन में नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जो पीरियोडिक मोशन है, जो पीरियोडिक मोशन है और ये जो आपका ऑसिलेटरी मोशन है, अगर इन दोनों को हम देखें तो इसमें वो सारी क्वालिटीज है जो इसके अंदर हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब हम पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन हम ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं क्योंकि सेम पाथ पर ये बार बार रिपीट भी हो रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है। तो इसका मतलब हर एक ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोल सकते, है ना। आप चाहे तो इसको पीरियोडिक मोशन भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि पीरियोडिक होने के लिए जो चाहिए था वो इसमें है। सेम पाथ पर बार बार इसका मोशन जो हो रहा है रिपीट हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, लेकिन इसका उल्टा जो है वो सच नहीं है। हर एक पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोल सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन और पूरा फोकस हमें इसी के ऊपर करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है, मतलब कि एक मीन पोजीशन के दोनों तरफ वाला जो मोशन था ये उसी कैटेगरी का एक मोशन है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं कि पार्टिकल का जो मोशन होना चाहिए वो एक स्ट्रेट पाथ पर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए, और इसके ऊपर जो हमेशा फोर्स लगेगा या जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन डायरेक्शन में बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है ना, इसमें ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि F प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। इसका मतलब ये होगा कि जो फोर्स लगेगा पार्टिकल के ऊपर वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा आप डिस्प्लेस करेंगे पार्टिकल को मीन पोजीशन से उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन निगेटिव का मतलब ये है कि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के। जैसे मान लीजिए कि आपने ये एक स्प्रिंग लिया और इस स्प्रिंग में आपने किसी ब्लॉक को ऐसे बांध दिया और आपने इस स्प्रिंग को ऐसे मीन पोजीशन से, अभी ये मीन पोजीशन है, इधर इसको खींच दिया। तो जब आप मीन पोजीशन से इसको थोड़ा खींच करके डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो जब आप इसको इधर की तरफ खींच रहे होंगे तो इसमें फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और जब आप इसको इधर की तरफ दबाएंगे तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ। यानी जब भी फोर्स लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इधर डिस्प्लेस किया तो इधर फोर्स लगेगा और इधर डिस्प्लेस किया तो इधर फोर्स लगेगा, और इसी फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लेकिन इसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे उतना ज्यादा फोर्स भी लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखिए कि एक्चुअली जब भी हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल रहे होते हैं तो हमारा कहने का मतलब होता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन से। जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जनरली बोलते हैं तो उसका मतलब होता है हमारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन से, कि पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट पाथ पर, एक स्ट्रेट लाइन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हो, उसी को हम लोग जनरली सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन स्ट्रेट पाथ वाला ही होता है, कि मीन पोजीशन के दोनों तरफ हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पर अगर ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है तो वही हमारा हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन दो टाइप के होते हैं। जब स्ट्रेट पाथ पर मोशन होगा तो उसको हम बोलते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि ये है। और जब पार्टिकल किसी मीन पोजीशन के दोनों तरफ एक कर्व पाथ पर चलता है, कर्व पाथ पर ऑसिलेट करता है बार बार, इस तरह के सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम बोलते हैं क्या? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि दो तरह के सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं, बट इन जनरल कन्वर्सेशन में
जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन वर्ड बोलते हैं तो वहां पर हमारा मतलब होता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो ये जो भी बात हमने लिखी हुई है वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए लिखी हुई है। अगर हम यहां लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बजाय एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे, जहां स्ट्रेट लाइन लिखा है वहां पर हम कर्व पाथ बोलेंगे, और जहां हमने लिखा हुआ है फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वहां हम लिखेंगे टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ये तीन कंडीशन ले रहे हैं तो ये हो गया एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और अगर आप ये तीन कंडीशन ले रहे हैं तो ये हो गया आपका लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके एग्जांपल्स आपके पास कौन कौन से हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के? जैसे कि सिंपल पेंडुलम का मोशन, सिंपल पेंडुलम जो कि बहुत ज्यादा अगर इसको आप डिस्प्लेस ना करें तो ये लगभग स्ट्रेट पाथ पर ये चलता है, इसको हम लोग बोलेंगे कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये एग्जांपल हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा और अगर आप देखें, इसके अलावा और आपका एक एग्जांपल है, जैसे कि ये हुआ आपका स्प्रिंग से अगर आपने इसको बांध करके इसको अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये हुआ आपका लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल। गैस आपके जैसे किसी भी सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जिस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, ये आपके जो एटम्स होते हैं ये जिस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, ये आपका सिंपल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा कंपाउंड पेंडुलम के बारे में, आपने पढ़ा होगा टॉर्सनल पेंडुलम के बारे में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कंपाउंड पेंडुलम का मतलब कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है और ये बॉडी के यहां पर इसमें से एक होल किया गया है ऐसे आर पार, है ना, आर पर इसके अंदर से होल किया गया, और आपने इस बॉडी को क्या किया, इस एक्सिस पर ये लटका हुआ है, इसको आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, तो ये बॉडी इस एक्सिस के दोनों तरफ ऐसे ऐसे ये पूरी बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, इसको हम बोलेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी तरह से एक वायर ले लीजिए, इसमें एक डिस्क बांध दीजिए, इसको यहां पर ऐसे फिक्स कर दीजिए और इसको ऐसे रोटेट करिए टॉर्क लगा करके। तो इसमें इसको रोटेट करने पर क्या होगा कि ये जो आपका अगर ये पॉइंटर है, इसको जब आप रोटेट करेंगे तो ये पॉइंटर यहां चला जाएगा, थीटा एंगल इसने बना लिया, और रोटेट करके छोड़ेंगे तो वापस से ये इस मीन पोजीशन के दोनों तरफ ये पॉइंटर जो है वो ऐसे 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 घूमेगा, इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो दो तरह के सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं, लीनियर और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान रखिएगा कंडीशन इनकी ऐसी है, यहां पर f प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स और वहां पर टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे स्लाइड से ये इंपॉर्टेंट लाइन सिर्फ याद रखना है आपको। बाकी सिंपल हार्मोनिक मोशन दो टाइप के होते हैं, जिसमें से ये वाली कंडीशन आपके लिए जरूरी है, लास्ट वाली कंडीशन, इसको हम लोग हुक्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ डायमीटर ऑफ सर्किल, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ डायमीटर ऑफ सर्किल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे ये एक सर्किल है, ये इसका एक डायमीटर हुआ, एक ये डायमीटर हुआ। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल किसी टाइम टी पर यहां पर है, तो इस पार्टिकल का अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पर डालें, इस वाले डायमीटर पर वाई वाई डैश पर, तो यहां पर हमने देखा फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालने पर ये यहां पर आ रहा है। अब अगर ये पार्टिकल आपका यहां से यहां चला जाए तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां चला जाएगा, ये पार्टिकल यहां चला जाए तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां चला जाएगा, ये पार्टिकल अगर इधर चला जाए तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पर हो जाएगा, यहां आ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा, और यहां आ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा। तो देखिए आपकी अगर आपका ये पार्टिकल जो यहां पर है, अगर वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे इसके सरकमफेरेंस के ऊपर ऐसे चलता जाए, यहां 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 चलता जाए, तो पार्टिकल तो आपका कर्व पाथ पर चल रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है, जो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यहां पर था तो यहां पहुंचा, यहां पर था तो यहां पहुंचा, यहां पर था तो यहां पहुंचा। जैसे जैसे आपका ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए यहां से यहां एक्सट्रीम पॉइंट पर जा रहा है, वैसे वैसे इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है या इसका जो प्रोजेक्शन है वो इस सेंटर पॉइंट ओ से इधर की तरफ लगातार बढ़ रहा है ना। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते करते इधर जाएगा, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर इधर पहुंचने लगेगा और एक स्ट्रेट पाथ पर चलेगा। फिर आपका पार्टिकल जब इधर से यहां पर आएगा तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां जाएगा तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहां जाएगा तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहां आएगा तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये आपका पार्टिकल जब इधर की तरफ कर्व पाथ पर चल रहा है तो ये आपका मीन पोजीशन से यहां से इधर की तरफ एक स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, यानी आपका ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलेगा तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इसका जो प्रोजेक्शन है वो एक स्ट्रेट पाथ पर चलेगा। जब ये इधर चलेगा तो फिर ये इधर की तरफ चलेगा। तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है,
आपका पार्टिकल जैसे यहां से यहां पर पहुंचा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां से यहां पर पहुंचा। आपका पार्टिकल अब यहां से लौट कर यहां पर आया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां से लौट कर अब यहां पर आया। आपका ये पार्टिकल अब दोबारा से इधर की तरफ गया तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका यहां पर गया, और ये पार्टिकल जब दोबारा से लौट कर यहां पर गया तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर लौट करके यहां पर गया। यानी कुल मिलाकर के क्या हुआ कि आपका पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ गया, वापस आया, नीचे की तरफ गया, वापस आया। तो ये जो मोशन हो रहा है कि मीन पोजीशन के एक तरफ गया फिर वापस आया, फिर एक तरफ गया वापस आया, ये हुआ आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना, ये एक मीन पोजीशन के दोनों तरफ पार्टिकल आपका टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करने का एक तरीका कि प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस तरीके डायमीटर के ऊपर किस तरीके का मोशन होता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, ये एक तरीका होता है इसको डिफाइन करने का। एक टर्म यहां पर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेज। तो देखिए फेज का मतलब ये होता है कि आपका पार्टिकल किस सिचुएशन में है, मतलब किस पोजीशन में है और किस डायरेक्शन में वो मोशन करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जब आपका पार्टिकल यहां से इधर जाने वाली कंडीशन में था और जब आपका पार्टिकल लौट के यहां पर आया था, अब जगह तो वही है कि पार्टिकल आपका शुरुआत यहां से किया था तब भी यहां पर था, और पार्टिकल यहां से आधा चक्कर लगा के जब लौट के आया था तब भी वहीं पर था। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका ये पार्टिकल जो यहां पर है वो अब आगे इधर जाएगा कि इधर जाएगा, है ना। आपका पार्टिकल जो इस पोजीशन पर है वो अभी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाने वाला है कि नीचे की तरफ जाने वाला, ये कैसे पता चलेगा। इस चीज के लिए हमारे पास एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं फेज या फिर कला। ठीक है ना, फेज आपको यही बताती है कि आपका पार्टिकल किस पोजीशन में है और किस डायरेक्शन में वो मोशन करने वाला है। तो पोजीशन और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी को हम लोग फेज बोलते हैं। दो तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है एंगल, एंगल के फॉर्म में, और दूसरा हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड के फॉर्म में। एंगल के फॉर्म में या फिर टाइम पीरियड के फॉर्म में कैसे, देखिए जब पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से ऊपर गया फिर नीचे आया फिर वापस आया, ये पूरा करने में जो टाइम लगा है वो होता है टाइम पीरियड कैपिटल टी। ठीक है, ये पूरा करने में जो टाइम लगता है वो टाइम होता है कैपिटल टी। तो अगर आप देखें यहां से कि ये यहां से यहां गया वापस आया, यहां गया वापस आया, पूरा करने में कैपिटल टी टाइम लेता है। तो अगर ये खाली इधर से होकर के यहां तक पहुंचे तो इसका मतलब अगर ये यहां पर है तो t/2 टाइम इसने चल लिया है ना। अगर आपका पार्टिकल देखिए इस वाली कंडीशन में आप बोलेंगे t इक्वल टू टाइम, t इक्वल टू क्या है 0, और जब ये यहां से लौटकर यहां तक आ चुका है अब क्या हो गया t इज इक्वल टू t/2। आप देखिए दोनों ही कंडीशन में पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पर ही है, लेकिन आप इस t इक्वल टू 0 से और t इक्वल टू t/2 से ये बता सकते हैं कि t इक्वल टू 0 वाले कंडीशन में अब ये पार्टिकल अभी स्टार्ट करेगा और ऊपर जाएगा, और t इक्वल टू t/2 वाले कंडीशन में आपको ये पता चल रहा है कि आधा टाइम इसने कवर कर लिया है। पूरा चक्कर लगाने में t टाइम लगता था और t/2 टाइम हो चुका है, इसका मतलब कि आधा चक्कर ये लगा चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट जब यहां पर आएगा लौट करके यहां से जब फिर से यहां पर आएगा तब आप बोलेंगे t इज इक्वल टू कैपिटल टी। आप देखिए तीन कंडीशन है और तीनों ही कंडीशन में पार्टिकल सेम स्ट्रेट पाथ पर है, फिर भी आप ये बता सकते हैं कि पार्टिकल अभी आपका स्टार्ट करने वाला है, पार्टिकल आधा चल चुका है, पार्टिकल पूरा एक चक्कर पूरा कर चुका है। ये आप टी की वैल्यू के बेसिस पर बता सकते हैं, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू t/2 और टी इक्वल टू टी से। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फेज, और इसको आप चाहे तो एंगल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास ये फार्मूला है टी इक्वल टू थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, एंगुलर वेलोसिटीज को ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू में टी, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t और इंटू में टी, 2π/t इंटू में टी। और आप जैसे जैसे टी की वैल्यू रखेंगे टी इक्वल टू 0 पर, है ना, टी इक्वल टू 0 पर आपका थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, टी इक्वल टू t/4 पर आपका थीटा इक्वल टू π/2 हो जाएगा, टी इक्वल टू 2t/4 पर यानी t/2 आधे पर कितना एंगल हो गया, तो ये एंगल आपका पाई हो गया। ठीक है, तो टी की हम जैसी भी वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से हम थीटा यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका चाहे टी हो जाए चाहे आपका ये थीटा हो जाए, ये यही डिसाइड कर रहे हैं कि आपका पार्टिकल किस कंडीशन से किस कंडीशन में है अभी। ठीक है, तो पार्टिकल की पोजीशन और उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फेज को यूज करते हैं, और फेज जो है थीटा के फॉर्म में भी हो सकता है और टाइम के भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है,
ठीक है। चलिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब कि जब आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो जहां पर ये गिरता है जाकर के, इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है ना, जैसे यहां से परपेंडिकुलर आपने डाला तो ये जहां पर जाके गिरा इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो है, ये सब क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहां से परपेंडिकुलर डाला, यहां पर पहुंचा, ये पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहां से डाला तो ये हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहां से डाला तो ये हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब का पाद। लंब का पाद या फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर डालने के बाद जो पॉइंट आपको मिलता है वो होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है ना, इस पॉइंट को बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो पार्टिकल आपका कर्व पाथ पर चल रहा है, पार्टिकल आपका कर्व पाथ पर चल रहा है, लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है। और ये हुआ इसका मीन पोजीशन। इसके इधर और इसके इधर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, किसका, पार्टिकल का नहीं, पार्टिकल तो कर्व पाथ पर चल रहा है, लेकिन इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मोशन देखिए, टू एंड फ्रो मोशन जो हो रहा है वो एक मीन पोजीशन के इधर और उधर एक स्ट्रेट पाथ पर हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो ध्यान रखना ये होता है कि पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, लेकिन पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर आपने डाला, जो पॉइंट मिला जिसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट पाथ पर इधर या इधर चल रहा है, मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है, ये होता है। ठीक है ना, हाफ सर्किल की बजाय अगर आप फुल सर्किल ले लेंगे तो क्या होगा, अगर ऐसा आप देखना चाह रहे हैं तो देखिए, फुल सर्किल अगर आप ले लेते हैं तब भी बात वही बनेगी, तब भी बात क्या होगी, वही बनेगी। आप जैसे इधर से इधर जा रहे थे या फिर इधर आ रहे थे तो आपका पार्ट, आपका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था वो ऐसे ऐसे कर रहा था। अब अगर आप यहां से लेते हैं और ऐसे लेते हैं, अगर आप ऐसे लेते हैं तब क्या होगा, देखिए पहले आधे के लिए आप देखेंगे तो ये डायमीटर पर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाई देगा। अगर आप ये वाला सेक्शन ले लेंगे तो यहां से जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपका इस वाले पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अगर आप यहां से यहां तक ले लेंगे, ऐसे पार्टिकल को घुमाएंगे तो यहां पर आपको फिर से यहां से इधर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलेगा। मतलब आप आधे सेक्शन से ही आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन मिल रहा है। तो कोई भी आधा सेक्शन आप लीजिएगा, हर बार कंडीशन ऐसी ही दिखेगी, बस एक फर्क पड़ेगा, वो फर्क हम आपको दिखा देते हैं। हमें लगा कि इतना बेसिक तो शायद पता होगा आप लोगों को, इसलिए हमने वो मेंशन नहीं किया। देखिए एक चीज बदलेगी कि अगर आप यहां इसको मीन पोजीशन लेते हैं अपना और पार्टिकल को ऐसे मोशन कराते हैं तो इस पार्टिकल का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस वाले एक्सिस पर ऐसे ऐसे मोशन करेगा, और ये है वाई एक्सिस। तो ऐसे में आपका जो इक्वेशन बनता है वो बनता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आपका बनेगा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट ये मोशन हो रहा है। लेकिन अगर आप ये वाला आधा सर्किल लेते हैं और पार्टिकल का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये देखिए ऐसे ऐसे आपको मिल रहा है, यानी अब आपका जो एसएचएम हो रहा है वो एक्स एक्सिस पर हो रहा है, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये फर्क आएगा बस। ठीक है ना, कोई भी आधा सेक्शन लेंगे तो किसी ना किसी एक डायमीटर के अबाउट आपको एसएचएम दिखाई देगा, चाहे आपका एक्स एक्सिस पर चाहे आपका वाई एक्सिस पर। तो उसी हिसाब से आप इक्वेशन लिखेंगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हुआ आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर और फेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अच्छा, ये चीज को हम लोग ग्राफ पे भाई रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन के दोनों तरफ हम डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। पार्टिकल मीन पोजीशन की एक तरफ जहां पर जाती है मैक्सिमम उसको प्लस ए बोल रहे हैं, दूसरी तरफ को हम माइनस ए बोल रहे हैं। तो जब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन के ऊपर और नीचे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, उसको हम लोग एक वेव फॉर्म के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो आपने यहां पर देखा है कि जब t इक्वल टू टी बाई 4, मतलब पूरे एक टाइम पीरियड का एक चौथाई चला रहता है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड a के इक्वल होता है। तो यहां पर देखिए t इक्वल टू टी बाई 4 पर
जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो एम्पलीट्यूड ए के इक्वल है, तो आपका ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर आपने जब 2t/4 यानी t/2 के बराबर लिया, मतलब आधा जब ये चक्कर लगा चुका था, ऐसे जाकर के ऐसे वापस आ गया, तो देखिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 के इक्वल हो गया। तो ये ग्राफ आपका जो यहां पर था वो नीचे आकर के यहां पर पहुंच गया। तीसरी कंडीशन है जब ये देखिए t/4, 2t/4, 3t/4 हुआ, तो 3t/4 पर ये मीन पोजीशन के दूसरी तरफ एम्पलीट्यूड a के इक्वल चला था, तो दूसरी तरफ जैसे ये यहां ऊपर a के इक्वल था, तो यहां नीचे की तरफ ये आपका a के इक्वल आ जाएगा। और लास्ट आपका देखिए जब ये पूरा कंप्लीट करेगा 4t/4 या कैपिटल T जिसको बोलेंगे, उसमें ये फिर से वापस यहां मीन पोजीशन पर आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल, यहां पर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल, यहां 0 है, यहां 0 है और यहां 0 है। और ये एक साइकिल जब पूरा हो गया, उसके बाद सेम चीज बार बार अब ये रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफ है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफ है जो कि एक साइनोसॉइडल कर्व है, साइन के फॉर्म में ये ग्राफ खींचा गया है, क्योंकि इसका जो इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का वो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी टाइप का होता है। और साइन का ग्राफ या कॉस का ग्राफ जैसा होगा वैसा ही ग्राफ आपको y का मिलेगा t के साथ में, है ना। तो यहां हमने टाइम t को रिप्रेजेंट किया है और यहां हमने डिस्प्लेसमेंट y को रिप्रेजेंट किया है। ये डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है एक डायरेक्शन में और ये दूसरे डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर? चलिए, तो इसमें इतना ही और आप ये फार्मूला याद कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, और यहां पर देखिए कुछ सवाल बनते हैं, वो सीधा सीधा जो सवाल बनता है वो हम आपको यहां पर थियरी में ही उसको कवर करेंगे। सीधा सीधा सवाल क्या बनता है, सवाल क्या बनता है कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, क्या यही हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होगा या इससे अलग भी हो सकता है। देखिए, कभी भी आपका पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका अगर हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो फाई है इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज, इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज। जैसे पीछे वाले डायग्राम में हम आपको दिखाते हैं, पीछे वाले डायग्राम में यहां पर आप देखिए कि आपका जो मीन पोजीशन है वो क्या है, ये है आपका मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है और आपका पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पर यहां पर था, टाइम t इक्वल टू 0 पर यहां था और टाइम t इक्वल टू t पर पार्टिकल आपका यहां पर है। तो आपका जो पार्टिकल है वो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t टाइम में कितना एंगल बनाता है, थीटा, और ये थीटा का मतलब क्या है, ओमेगा टी। और आपके फार्मूले में आता है, ऐसे केस में आप इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, है ना। ऐसे कंडीशन में आप इसके डिस्प्लेसमेंट का ये जो y मिल रहा है, y का इक्वेशन आएगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो पार्टिकल है वो t इक्वल टू 0 पर यहां है, यहां पर है t इक्वल टू 0 पर, और t इक्वल टू 0 पर जब यहां है पार्टिकल, तो यानी मीन पोजीशन से ऑलरेडी ये कितना एंगल बना चुका है, इसको हम फाई बोल रहे हैं, यानी मीन पोजीशन से ऑलरेडी ये फाई एंगल बना चुका है। और अब यहां से एसएचएम हम काउंट कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 ले रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद t टाइम पर मान लीजिए ये एंगल बनेगा क्या, थीटा। तो जब ये मीन पोजीशन से थीटा एंगल बना रहा था तब आपने लिखा था y इज इक्वल टू a साइन थीटा, और थीटा की जगह पर ये हुआ था ओमेगा टी। लेकिन अगर ये स्टार्ट होने से पहले ही, इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0 से पहले ही इसने फाई एंगल बना लिया है, तो ऐसे में इसका इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी तो इस वाले थीटा की वजह से आया है, बाकी ये एडवांस में आपका जो फाई था वो फाई यहां पर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई का मतलब ये जो फाई है इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। तो अगर आपका पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर ऑलरेडी मीन पोजीशन से इतना डिस्प्लेस हो चुका हो फाई के इक्वल, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। और अगर मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन से पार्टिकल नीचे हो, अगर ये फाई एंगल पार्टिकल यहां पर हो t इक्वल टू 0 पर और पार्टिकल को इधर जाना है ऊपर की तरफ, तो ऐसे में ये हो जाएगा यहां पर माइनस, क्योंकि इतना ये पीछे रह गया, माइनस ये नीचे रह गया, है ना, और ये फाई आपका माइनस में हो जाएगा।
लेकिन जब ये यहां पर इतना एक्स्ट्रा ऊपर कर चुका हो तो प्लस में फाई रहेगा। अगर आपका पार्टिकल ये मीन पोजीशन से इधर जाने वाला है और t इक्वल टू 0 पर ऑलरेडी इसने फाई एंगल बना लिया है तो प्लस में फाई, और अगर t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल आपका यहां है जबकि इसको इधर जाना है, यानी मीन पोजीशन से ये इतना पीछे है फाई एंगल से, तो माइनस में फाई हो जाएगा। और अगर आपका पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर बिल्कुल एग्जैक्ट मीन पोजीशन पर है तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। यानी आपका जो जनरल इक्वेशन हुआ वो हुआ y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आप भले इसको लिख लीजिए, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये फाई वो एंगल है जिसको हम इनिशियल फेज बोलेंगे, और इस पूरे पार्ट को हम फेज बोलते हैं। ये पूरा जो पार्ट होगा ये पूरा फेज होगा, लेकिन इसको हम इनिशियल फेज बोलेंगे। और ये जो आपका इनिशियल फेज है वो क्या क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। ये इनिशियल फेज पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। अगर ये मीन पोजीशन से फाई एक्स्ट्रा चल रहा होगा तो प्लस में फाई, अगर फाई पीछे रह गया होगा माइनस में फाई, और अगर मीन पोजीशन पे ही रहा होगा कोई आगे या पीछे नहीं तो ऐसे में फाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये जनरल इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जिसमें फाई की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकती है। इसको हम इनिशियल फेज बोलते हैं, और इस जो पूरा एंगल है इसको हम फेज बोलते हैं। ठीक है, और एक बात, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि सिंपल हार्मोनिक अगर मोशन का इक्वेशन है तो उसमें हमेशा साइन का टर्म आएगा, ये जरूरी नहीं। जब पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से एसएचएम स्टार्ट करता है, मीन पोजीशन से, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। लेकिन जब पार्टिकल आपका एक्सट्रीम कंडीशन से एसएचएम स्टार्ट करे, इधर से इधर की तरफ या यहां से स्टार्ट करे और ऐसे ऐसे करे, तब ये जो एसएचएम होता है, ऐसे कंडीशन में साइन की बजाय कॉस आ जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं, अगर पार्टिकल आपका जैसे मीन पोजीशन है यहां से स्टार्ट करे, इधर जाए फिर इधर आए फिर इधर जाए फिर इधर आए, अगर ये मीन पोजीशन से इसने स्टार्ट किया था तो फिर ये सही है कि y इज इक्वल टू, आप इसको साइन का फंक्शन बना लीजिए, ओमेगा टी प्लस फाई या जो भी है 0 कर लीजिए, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पार्टिकल एसएचएम यहां से शुरू कर रहा है, यहां से शुरू कर रहा है, ऐसे जा रहा है फिर वापस से ऐसे आ रहा है, तो y इक्वल टू साइन की बजाय क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा। साइन की बजाय क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एसएचएम होगा, जो एसएचएम होता है उसका इक्वेशन साइन का या कॉस का, किसी का भी दोनों में से फंक्शन हो सकता है। हमने यहां पर लिखा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई टाइप का हो सकता है, y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई टाइप का हो सकता है। ठीक है, ये तब होगा जब आपका एसएचएम स्टार्ट होगा मीन पोजीशन से, ये तब होगा जब आपका एसएचएम स्टार्ट होगा एक्सट्रीम पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन से। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर आपका इक्वेशन इस टाइप का दिया हुआ है तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन से जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता था वो एम्पलीट्यूड होता है। जैसे मान लीजिए सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लें, अगर आपका पार्टिकल ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, इस तरीके से मोशन कर रहा है, तो मीन पोजीशन से ये जितना इसने डिस्टेंस ये कवर किया, मैक्सिमम मीन पोजीशन से एक तरफ किसी भी तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो जब पार्टिकल आपका यहां पर है तो ये हुआ y डिस्प्लेसमेंट, यहां पर है तो ये भी क्या हुआ y डिस्प्लेसमेंट, यहां पर है तो क्या हुआ, ये भी हुआ y डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस वाली कंडीशन में इस डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, बाकी सारे कंडीशन में हमें डिस्प्लेसमेंट ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाले टर्म आपके हो गए क्या, एम्पलीट्यूड। लेकिन एसएचएम का एक ये भी रूप है, आप ये भी देख लीजिए, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। अगर आप इसमें a और b को कोई दूसरा नाम दे करके साइन और कॉस का फंक्शन बना के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा साइन या कॉस के फॉर्म में, यानी ये भी आपको एसएचएम का ही इक्वेशन देगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही इक्वेशन देगा। ठीक है, शॉर्ट में हम आपको यहां पर दिखा भी देते हैं। अगर आपको इंटरफेरेंस टॉपिक का डेरिवेशन याद होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, तो वहां पर इसी तरीके का कुछ हम लोग करते थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके। मान लीजिए अगर हम a की जगह पर एज्यूम कर लें r cos फाई और b की जगह पर हम एज्यूम कर लें r sin फाई, तो जरा देखिएगा ये इक्वेशन क्या बनेगा,
ये बनेगा y इक्वल टू r cos phi sin ओमेगा t प्लस यहां पर बनेगा b की जगह पर r sin phi और उसके साथ में cos ओमेगा t। दोनों में से हम r को कॉमन लेंगे, r को कॉमन लेने के बाद क्या होगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फार्मूला बनेगा sin a प्लस b का। तो r को कॉमन लिया तो बनेगा sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी sin a प्लस b, a मतलब ओमेगा t और b का मतलब क्या, फाई। और आप देखिए y इज इक्वल टू, जैसे आप लिखते थे a sin ओमेगा t प्लस फाई, ये उस टाइप का इक्वेशन बन गया जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। यानी ये जो लिखा हुआ है y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जिस सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड r है। यहां पर देखिए ये जो होता था ये होता था इसका एम्पलीट्यूड, तो बिल्कुल इसी से ये मैच कर रहा है। तो यानी यहां पर इस जिस सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही थी उसका एम्पलीट्यूड r है और उसका फेज कितना है, फेज है ओमेगा टी प्लस फाई, और ये फाई क्या है, इनिशियल फेज है ना, इनिशियल फेज है। तो अगर हमें ये फाई जो हमने यहां पर एज्यूम करा अपने मन से, ये आर जो हमने यहां पर एज्यूम करा, अगर हमें इन दोनों को निकालना हो, इनिशियल फेज को और एम्पलीट्यूड को, तो एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो जब इनका स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहां देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो हम आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इस वाले सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब सवाल इससे पीजीटी लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसा आपको एसएचएम का एक इक्वेशन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा एम्पलीट्यूड बताइए कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और रही बात ये फेज निकालने की, फाई निकालने की, तो एक काम करिए, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1, डिवाइड कर दीजिए आपस में। तो डिवाइड करने पर साइन फाई अपान कॉस फाई करेंगे तो टेन फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा b अपान में a। अब आप tan को उधर ले जाइएगा, tan इनवर्स बन के आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखने, एम्पलीट्यूड के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फेज के लिए फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स b अपान a, और b और a की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आप रेडी कर लीजिए। एक तो ये कि आपका एसएचएम का ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो भी आप कुछ ये थियरी में पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सिर्फ इस वजह से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि ऐसा भी एसएचएम का इक्वेशन होता है और ऐसा भी होता है, और जब ऐसा होता है तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालते। अगर आपने ये वाली बात यहां पर जान ली, मतलब ये वाले प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो गए। ठीक है, तो ऐसे ज्यादातर कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बार भी आप उसका फार्मूला आपको पता चल गया हो तो फिर कोई बहुत मुश्किल सवाल आपको लगेंगे नहीं, है ना। आप देखेंगे 10 सवाल टोटल पूछे गए और 10 के 10 सवाल आप आसानी से कर लेंगे जो एसएचएम वाले टॉपिक से ये वेव एंड ऑसिलेशन से पूछे गए। इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी, इस टाइप का इक्वेशन होने पर आपको एम्पलीट्यूड निकालते टाइम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, और फाई निकालते टाइम आपको कॉस वाले फंक्शन को डिवाइड करना है, कॉस वाले एम्पलीट्यूड को डिवाइड करना है साइन वाले एम्पलीट्यूड से, बी अपान ए इक्वल टू टेन फाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगर आपने ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देख लिया, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो अगर आप इसकी वेलोसिटी का इक्वेशन निकालेंगे तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। और यहाँ पर एक चीज लिखने में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ओमेगा होता है, ओमेगा ये छूट गया है, नोट्स बनाते टाइम हमने देखा, बट ये इमेज फॉर्म में है तो ये एडिट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ओमेगा होगा u इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, जहां पर y का मतलब क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो अगर आप यहां पर देखें कि जो पार्टिकल मीन पोजीशन के इस साइड जहां पर जाना था चला गया, या इस साइड जहां पर जाना था चला गया, यानी यहां पर इस वाले पॉइंट पर आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, इस वाले पॉइंट पर भी आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। तो अगर हम इस एक्सट्रीम पॉइंट पर यहां पर और यहां पर बात करें
तो हम y की जगह पर a रख सकते हैं, और y की जगह पर जब a रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी है 0, इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी है 0। और अगर इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी है 0, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी यहां क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम मीन पोजीशन पर बात करें, जब पार्टिकल इनिशियली यहां पर था, जब यहां से लौट कर यहां पर आया था, और जब यहां से जाकर के फिर यहां से आया था, लौट के आया था, तो जब पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पर था तो मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये ओरिजिन है और यहीं से हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं, यहीं से हमने मेजर करना स्टार्ट किया और अभी हम यहीं पर हैं, तो y इज इक्वल टू 0। और यहां से हम चलते चलते यहां पर जाएंगे तो y इक्वल टू a, यहां से चलते चलते यहां जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, y इक्वल टू माइनस ऑफ a। तो मीन पोजीशन पर y की मिनिमम वैल्यू 0 रखेंगे, और जब आप इसकी मिनिमम वैल्यू रखेंगे, किसी भी चीज में से मिनिमम माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपका मैक्सिमम आएगा। किसी भी वैल्यू में से मिनिमम चीज को माइनस करेंगे तो रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। y की वैल्यू जैसे ही आप 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस 0, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो a आएगा और बाहर ओमेगा, ये आएगा आपका a इंटू में ओमेगा, और ये है वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू। यानी पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी वो a इंटू ओमेगा के इक्वल आएगी, और वो भी मीन पोजीशन के ऊपर आएगी। तो मीन पोजीशन पर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इसका मतलब मीन पोजीशन पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यहां और यहां 0 है, और यहां पर मैक्सिमम है, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, यहां पर है a इंटू ओमेगा के बराबर। जैसे डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वैसे ही वेलोसिटी की इस मैक्सिमम वैल्यू को हम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इसका नाम होगा वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, और इस नाम से सवाल पूछे जाते हैं कि वेलोसिटी एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का मतलब वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सीलरेशन वाले फार्मूले में भी होता है कि अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर आप देखिए y की ये माइनस तो बस ये बता रहा है कि जो एक्सीलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, जो एक्सीलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस माइनस का सिर्फ इतना मतलब है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की यह शर्त होती है कि एक्सीलरेशन या कह लीजिए फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स और एक्सीलरेशन का नेचर सेम ही होगा ना, F इक्वल टू एम इंटू अल्फा। तो अगर कोई चीज एक्सीलरेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होता है या एक्सीलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और माइनस का मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ये वही माइनस है सिर्फ ये दिखाने के लिए, डायरेक्शन के लिए। तो आप देखिए यहां से अगर आप y की मिनिमम वैल्यू लेंगे तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू आएगी, y की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी a के इक्वल, और जैसे आप y की जगह पर a रखेंगे तो अल्फा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो ओमेगा स्क्वायर a आएगी, और अल्फा की इस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलेंगे क्या, एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड। इसको बोलेंगे एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, दोनों का ये जनरल फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए एक और कंडीशन आती है इस तरह के सवालों में, वो क्या है, एक और कंडीशन आती है इस तरह के सवालों में, वो ध्यान रखिए। अगर आपका जो पार्टिकल है ये मान लीजिए ओरिजिन है, अगर आपका पार्टिकल इस ओरिजिन से जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, अगर पार्टिकल ओरिजिन के दोनों तरफ यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जाता है, तो आप इस SHM करने वाले पार्टिकल का इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, जहां a मतलब क्या है, ये ओरिजिन से यहां तक की ये डिस्टेंस यानी कि एम्पलीट्यूड, आप ये लिखते हैं, है ना। अगर आप ओरिजिन को मीन पोजीशन लेते हैं, ओरिजिन को ही मीन पोजीशन लेते हैं, डिस्टेंस को यहीं से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, और यही आपका मीन पोजीशन भी है, तो आप जब पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा है, मतलब a डिस्टेंस इधर a डिस्टेंस इधर, तो आप इसका इक्वेशन लिखते हो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। यहां जो a लिखा है वो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है इस मीन पोजीशन के दोनों तरफ का। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपका पार्टिकल मीन पोजीशन के दोनों ओरिजिन के दोनों तरफ ऑसिलेट न करके, ओरिजिन के दोनों तरफ ऑसिलेट न करके ये यहां से स्टार्ट करे, मतलब ओरिजिन यहां पर है लेकिन पार्टिकल का मीन पोजीशन यहां पर है, और पार्टिकल यहां से इधर जा रहा है और फिर ये यहां पर इधर आ रहा है, तो ये हुआ मीन पोजीशन और ये हुआ ओरिजिन।
तो अगर ओरिजिन और मीन पोजीशन दोनों सेम है तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर मीन पोजीशन ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर है तो अब आप इसका जब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, उससे पहले आपको ये वाला डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर हमने बना दिया है कि अगर ये है ओरिजिन और ये है पार्टिकल का मीन पोजीशन और पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है इधर की तरफ या इधर की तरफ वो b के इक्वल है, तो अगर आप इसको ओरिजिन लेते, इसी को ओरिजिन लेते, तब इक्वेशन होता y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी। लेकिन आपका ये जो है वो ओरिजिन, ये जो आपका मीन पोजीशन है वो तो है, लेकिन ओरिजिन यहां नहीं बल्कि यहां पर है, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल ए। तो ऐसे में पार्टिकल जब इधर जाएगा या इधर जाएगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट को लिखने के लिए उससे पहले आपको ये वाला डिस्टेंस ए लिखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू क्या, a प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके का इक्वेशन जब भी आए तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो SHM हो रहा है वो ओरिजिन के अबाउट नहीं हो रहा है, वो ओरिजिन से a डिस्टेंस पर, ओरिजिन से a डिस्टेंस पर b पॉइंट के अबाउट आपका b एम्पलीट्यूड से आपका SHM हो रहा है। ओरिजिन से a डिस्टेंस पर b एम्पलीट्यूड से आपका SHM होगा, तो y इक्वल टू ए बी साइन ओमेगा टी। अगर आपसे कोई इसका एम्पलीट्यूड पूछे तो ये है आपका एम्पलीट्यूड, इस SHM का ये है एम्पलीट्यूड, और ये a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a रिप्रेजेंट कर रहा है कि मीन पोजीशन से कितनी दूर पर, सॉरी ओरिजिन से कितनी दूरी पर मीन पोजीशन है, वो डिस्टेंस है a। तो ये वाली कैटेगरी और ये वाली कैटेगरी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी अब हम लोग आते हैं सारे के सारे फार्मूले के ऊपर, जितने भी SHM के एग्जाम्पल हैं उन सब की कंडीशन देखेंगे और उस सब का हम फार्मूला देखेंगे टाइम पीरियड का। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो SHM का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो ऐसे होता है इन जनरल, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन SHM का, ठीक है, लीनियर SHM का। x का मतलब क्या है, x डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, इसमें ये जो ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म है जो x के साथ लिखा हुआ है, इस ओमेगा स्क्वायर का मतलब है k अपान m, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k अपान m आएगा। और ओमेगा का फार्मूला आपको पता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो यहां से आप t का इक्वेशन निकालेंगे, t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपान k। ठीक है, तो m क्या है, जो पार्टिकल आपका SHM कर रहा है उसका मास, और k क्या है, इस k को हम जो बोलते हैं स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग कांस्टेंट, ये वही चीज है, और इसको हम स्टिफनेस भी बोलते हैं, स्टिफनेस, इसको हम स्टिफनेस बोलते हैं, या इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, या हम इसको फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपान k, जो पार्टिकल SHM कर रहा है ये उसका मास है, और ये उस पार्टिकल का स्टिफनेस है जिसको हम स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये टाइम पीरियड का फार्मूला हर केस में याद रखना होगा, और टाइम पीरियड के फार्मूले के ऊपर ही सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन और टाइम पीरियड का ये फार्मूला देख लिया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इस स्लाइड में है आपके लिए, बाकी चीजें आपको पता होंगी पहले से। ठीक है, चलिए इस वाले स्लाइड से आपको कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे। जैसे जब कोई पार्टिकल SHM करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी टोटल एनर्जी किस तरीके से वेरी होती है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों। यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया बट टाइम का ग्राफ मिसिंग है, वो हम आपको बना के दिखाएंगे। दोनों बातें आपको याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होता है SHM के केस में। तो मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, और इस मीन पोजीशन के दोनों तरफ पार्टिकल आपका यहां से यहां तक जा रहा है और फिर वापस आकर के यहां तक जा रहा है। तो अगर हम आपसे पूछे यहां पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आपने अभी अभी देखा था कि यहां से जब मीन पोजीशन से पार्टिकल यहां पर जाता है तो यहां बोलते हैं y इज इक्वल टू a, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। और ऐसे केस में अगर आप वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी का फार्मूला है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, और जब y की वैल्यू a के इक्वल है तो आप लिखेंगे y स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर, तो आपको u की वैल्यू मिलेगी कितनी, 0। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर y इक्वल टू a और u इक्वल टू 0, और अगर पार्टिकल की स्पीड 0 हो गई
तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। या तो आप यहां से देख लीजिए, फार्मूला है आपके पास काइनेटिक एनर्जी का, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इस तरीके से आता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। तो इस वाली कंडीशन में आप y की जगह पर a रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये पूरा हो जाएगा जीरो। इस वाली कंडीशन में आप y की जगह पर माइनस a रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करने पर आएगा क्या, जीरो। यानी यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो और यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, क्योंकि y की जगह पर हम रखेंगे क्या, जीरो। डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो है, यहीं से मेजर कर रहे थे, y की वैल्यू जीरो रखिएगा तो ये पूरा निकल के आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे k की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि आप मीन पोजीशन से जब भी किसी एक्सट्रीम कंडीशन में आप जाएंगे, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, और जब यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मैक्सिमम तब आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मिनिमम, वो भी कितना, जीरो। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज आपका इधर भी हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये तो हुआ आपका काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में 1/2 इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यहां जो y है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर इस वाली कंडीशन में y की मैक्सिमम वैल्यू a रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1/2 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी यहां पर क्या, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर भी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जब हम यहां पर बात करेंगे मीन पोजीशन पर या ओरिजिन पर, तो यहां पर हमने बोला है कि y इक्वल टू जीरो है, और जैसे हम y की मिनिमम वैल्यू जीरो रखेंगे ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी यहां क्या हो जाएगी, जीरो। यानी एक्सट्रीम कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी जीरो है और मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एक्सट्रीम कंडीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और इसके बेसिस पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, और हमारे पास ये फार्मूला भी है, तो हम इसके बेसिस पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये मान लीजिए हम मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशन को इधर और ये एक्सट्रीम कंडीशन को इधर, प्लस ए एम्पलीट्यूड और माइनस ए एम्पलीट्यूड, और ऊपर वाले एक्सिस पर हम एनर्जी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। मतलब जितना ज्यादा ऊपर ग्राफ जाएगा एनर्जी उतनी ज्यादा है, और जितना ज्यादा राइट में या लेफ्ट में जाएगा मतलब उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है। तो जब डिस्प्लेसमेंट आपका था y इक्वल टू ए मैक्सिमम, इधर y इक्वल टू माइनस ए मैक्सिमम, उस कंडीशन में आपको पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम दिखाना है। तो इस ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी वाला जो कर्व होगा वो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, सबसे ज्यादा हाइट पर होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर देखिए, ये है, यहां पर है और यहां पर, इसके ऊपर ये पॉइंट मिला, इसके ऊपर ये पॉइंट मिला। और ये ग्राफ आपका देखिए पैराबोला का ग्राफ है, पैराबोला का ग्राफ है, तो पैराबोलिक कर्व आपको मिलेगा, और यहां पर मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना। यहां पर ये वैल्यू है, यहां पर ये वैल्यू है, और यहां पर ये जीरो है इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, और पैराबोलिक कर्व है, तो ये ग्राफ आपका ऐसे मिल जाएगा, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें वो भी देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी यहां पर जीरो और यहां पर मैक्सिमम, मतलब मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो एक्सट्रीम पोजीशन मतलब यहां पर और यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर यहां पर और यहां पर जीरो है तो ऊपर वाले एक्सिस पर जाना ही नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब इसी एक्सिस के ऊपर रहना पड़ेगा। ऊपर जाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलने लगेगी। तो यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी के लिए यही दोनों पॉइंट मिलेंगे, और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा ऊपर जितना हो सकता है वहां तक जाएंगे। और ये भी पैराबोलिक नेचर का है, तो ये भी आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से ये मिल जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी का है। तो कभी भी इस ग्राफ को देखकर आप पहचान जाएंगे इसमें से कौन सा काइनेटिक एनर्जी का है, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का है। ये देख लीजिए कि मीन पोजीशन पर किसकी वैल्यू मिनिमम है और किसकी वैल्यू मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पर किसकी वैल्यू मिनिमम है और किसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, और उसके लिए आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, और इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर देखिए 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये माइनस है तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में, और यही पूरा प्लस में, तो ये पूरा y वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, ये जो पहला वाला पार्ट बचेगा वही पूरा बच जाएगा।
टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो पूरी की पूरी कांस्टेंट होगी। ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, जबकि ये दोनों के दोनों डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहे थे। मतलब डिस्प्लेसमेंट बदलने से काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और ये जो लाइन आपकी, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही थी, ये लाइन थी टोटल एनर्जी की, ई की, ई इक्वल टू के प्लस यू। ठीक है, आपकी काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है, लेकिन टोटल एनर्जी का जो ग्राफ है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक है ना, हमेशा वो कांस्टेंट बनी हुई है। तो ये तीनों ग्राफ आपको दिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, टोटल एनर्जी के इक्वल। और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर और यहां पर कितनी हुई, टोटल एनर्जी के इक्वल। ठीक है, तो ये आपको यहां पर इस फार्मूले से और इस ग्राफ से इतनी बातें क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट है यहां पर हमारा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। इसके बाद ये है कि टोटल एनर्जी हो गया। एक चीज और यहां पर देखते हैं, एक सवाल आता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कितना होता है। ध्यान से देखिएगा, ये सवाल है, पूरा प्योर सवाल है, बट हम आपको यही थियरी से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिस एसएचएम की बात हो रही है, ये उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आपको दिखाई दे रही है। ओमेगा का मतलब है 2 पाई बाई एन, 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एन, ये हुआ फ्रीक्वेंसी, ये हुआ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जिस एसएचएम की बात हो रही है, मतलब वो एन फ्रीक्वेंसी से या ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से चीजों को बार बार वो मतलब रिपीट कर रही है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। और टी का मतलब है उसका टाइम पीरियड। तो जिस एसएचएम की बात हो रही है, ये है उसकी फ्रीक्वेंसी और ये है उसका टाइम पीरियड। फार्मूले में आपको ये दिख रहे होंगे। लेकिन अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड की, मतलब ये किस स्पीड से वेरी हो रहे हैं, किस रेट से वेरी हो रहे हैं। अगर पार्टिकल की हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, पार्टिकल के हम वेलोसिटी की बात करें, तो उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है, उनका जो टाइम पीरियड है वो टी है। मतलब इतने टाइम में वो चीजें रिपीट हो रही हैं सेम सेम टाइम पर। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप एम्पलीट्यूड देखेंगे, एक तो तरीका यह है कि आप इस y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी रख करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो वहां से आपको मिल जाएगा इस काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो आपको 2 ओमेगा मिल जाएगी, और जो टाइम पीरियड मिलेगा वो t/2 मिल जाएगा। एक तो आपका यहां से हो जाएगा। दूसरा एक तरीका और समझ लीजिए इसका, अगर हम आपसे कहें कि इसका ग्राफ बनाना हो, अगर काइनेटिक एनर्जी का मान लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी देखिए 1/2 इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस, ये वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वाई की जगह पर हम ए साइन ओमेगा टी लिखेंगे और स्क्वायर करेंगे, तो ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसको हम कॉस स्क्वायर बोलेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर ये आपको मिलेगा 1/2 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यहां से देखकर आप नहीं बता पा रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये है आपके काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब देखिए, अगर हम मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो हमने क्या किया, इस एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट किया और इस एक्सिस पर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और हम सबसे पहले ले रहे हैं t इज इक्वल टू टी बाई कितना, 4। t इज इक्वल टू हम ले रहे हैं t/4, मतलब टाइम पीरियड जितना भी होता है उसका हम 1/4 ले रहे हैं। और जैसे हम t इक्वल टू, या तो एक काम करिए t इक्वल टू 0 लीजिए, तो जब आप t इक्वल टू 0 लेंगे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है और t की जगह पर 0 रखेंगे, कॉस 0 आएगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी आपको ग्राफ का ये मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, पीक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम। नेक्स्ट है, अब t इक्वल टू आप ले लीजिए t/4। जब t इक्वल टू t/4 लेंगे तो यहां पर cos स्क्वायर ओमेगा टी है, थोड़ा सा अलग से सॉल्व कर लीजिए। cos स्क्वायर ओमेगा टी है, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई बाई टी, और स्मॉल t की जगह पर t/4 रखेंगे, t से t कैंसिल, इससे ये कैंसिल, cos π/2 मिलेगा, है ना। और cos π/2 की वैल्यू जो होती है वो 0 होगी, है ना। cos π/2 की वैल्यू 0 होगी, स्क्वायर करने पर भी 0 आएगा, यानी कि t/4 पर ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर 0, यहां पर एकदम नीचे, ये कहां पर, t इज इक्वल टू t/4 पर। नेक्स्ट देखिए, हम t की जगह पर t/4 की बजाय t/2 ले रहे हैं,
तो जैसे ही हम t/2 लेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, इस t से ये t कैंसिल होगा, cos स्क्वायर पाई बचेगा, cos पाई की वैल्यू होती है -1, स्क्वायर करने पर हो जाएगा +1, यानी कि फिर से ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ये ग्राफ आपका फिर से इसी के सामने यहां पर पहुंच जाएगा। तो t/4 पर यहां पहुंचा, t/2 पर यहां पर पहुंचा, फिर से 3t/4 पर यहां पहुंचेगा और फिर से t पर यहां पहुंच जाएगा। अब जरा आप देखिए, ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, यहां से ये आया नीचे, मैक्सिमम से मिनिमम हुआ और फिर से ये मैक्सिमम हो गया, फिर ये मिनिमम हुआ, फिर से ये मैक्सिमम हो रहा है और अब जाकर के एक टाइम पीरियड t कंप्लीट हुआ। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड t था, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन के एम्पलीट्यूड के जो टाइम पीरियड के t में 2 बार काइनेटिक एनर्जी ने अपने आप को रिपीट कर लिया है। मैक्सिमम से मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम और फिर क्या, मैक्सिमम। तो एक साइकिल तो यहीं पर पूरी हो गई ना काइनेटिक एनर्जी की, मैक्सिमम हुई, मिनिमम हुई और फिर से मैक्सिमम हो गई। और अगली साइकिल देखिए, यहां पर मैक्सिमम से मिनिमम हुई और फिर से क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। रिपीट कर रहा है ना, यहां से ये चीज जो थी वो फिर से रिपीट हो रही है इतने टाइम में। तो एसएचएम का अगर टाइम पीरियड टी है, तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड t/2 होगा। उसके आधे टाइम में ये अपने आप को रिपीट करेगी, ठीक है। और सेम चीज पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो रहा है उसका टाइम पीरियड t है और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, दैट इज इक्वल टू 2π/t, तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का जो टाइम पीरियड होगा वो इस एसएचएम के टाइम पीरियड का आधा होगा। और फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालेंगे तो अगर ये चीज आधा हो गया तो ये ऑटोमेटिक 2 गुना हो जाएगा, t/2 करेंगे और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2π/t हो जाएगा, जो कि ये पहले वाला आपका ओमेगा था, तो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अगर एसएचएम का टाइम पीरियड t है और उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो टाइम पीरियड होगा वो t/2 होगा और फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस सवाल को ध्यान रखना, हम आगे की क्लास में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहां पर, अब कुछ एसएचएम के हम एग्जांपल्स देखेंगे। बहुत सारे एसएचएम जहां पर होते हैं उनके केस में टाइम पीरियड का सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला याद करना है। जैसे सिंपल पेंडुलम के बारे में आपको पता है, तो सिंपल पेंडुलम जब मीन पोजीशन के दोनों तरफ ये एसएचएम करता है, तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो ये है। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोला जाएगा, है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ और इसका ये सॉल्यूशन हुआ, और इसके टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t = 2π√L/g, जहां पर L मतलब क्या है, ये इफेक्टिव लेंथ है, यहां से लेकर के इस बॉब के सेंटर तक की डिस्टेंस। तो t = 2π√L/g ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है। ये टाइम पीरियड ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको ध्यान रखना है सारी केसेस में, ठीक है। इसी में एक वर्ड यूज होता है सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम जब भी कोई सवाल आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, सेकंड पेंडुलम में टाइम पीरियड को 2 सेकंड रखना है। और जब आप टाइम पीरियड को 2 सेकंड रखेंगे, सेकंड पेंडुलम की बात करेंगे, तो ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको L की वैल्यू मिलेगी 0.99 मीटर, लगभग 1 मीटर, लगभग 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, 99 सेंटीमीटर के आसपास ये है, जिसको हम 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर भी बोलते हैं। ये सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड और ये उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में सेकंड पेंडुलम वर्ड यूज किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा, सेकंड पेंडुलम का मतलब उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड आपको पुट करना है, ठीक है। क्लियर। तो ये जो स्लाइड है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों ये फार्मूले याद रखना कि ये वेरी होता है, ये वेरी होता है, बट ये कांस्टेंट होता है। ये इसका ग्राफ है और यहां से आपको पता चल रहा है कि पैराबोलिक इनका जो वेरिएशन होता है, पैराबोलिक कर्व आपको मिलता है, पैराबोला का ग्राफ मिलता है आपको। और ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देगा, कांस्टेंट वैल्यू है। और इसके अलावा ये अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो रहा है उसका टाइम पीरियड t है, एम्पलीट्यूड का या वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी उसकी ओमेगा है, मतलब t टाइम में वो लोग अपने आप को रिपीट करते हैं, एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी वो t/2 टाइम में ही अपने आप को रिपीट करेगी, मतलब आधे ही टाइम में अपने आप को रिपीट करेगी। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी जितने में वो एक चक्कर लगाएंगे उतने में ये लोग 2 बार अपने आप को चेंज करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी उनके फ्रीक्वेंसी की 2 गुनी हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है।
बाकी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला पता होगा आपको, लेकिन सेकंड पेंडुलम में टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। लेंथ अगर भूल जाए कोई बात नहीं, आप निकाल लीजिएगा, लेकिन याद रहे तो अच्छा है। 0.99 मीटर या 1 मीटर होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ढेर सारे जो एसएचएम के एग्जांपल्स हैं उनको देखेंगे। अब देखिए t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी में एक ग्राफ पूछा जाता है एल के बीच में और टी के बीच में और एल और टी स्क्वायर के बीच में। तो यहां से देखिए एल इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, तो रूट में एल और टी, रूट में एल और टी एक दूसरे के क्या है, रूट में एल और टी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम रूट एल और टी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर हम रूट एल और टी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम इन्हीं का स्क्वायर कर दें, टी का स्क्वायर और एल कर दें, अभी भी ये वाला टर्म और ये पूरा टर्म एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रूट एल और टी के बीच का ग्राफ या टी स्क्वायर और एल के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन अगर हम एल और टी की बात करें तब तो ये स्क्वायर है यहां पर। अगर हम एल और टी की बात करें तब तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यहां पर तो स्क्वायर लगा हुआ है। और आपको पता है एक वेरिएबल का पावर 1 हो, दूसरे वेरिएबल का पावर 2 हो, ये होता है पैराबोला का इक्वेशन, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आपने पढ़ा होगा। ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो जब एल और टी के बीच के ग्राफ की बात होगी तो आपको एक पैराबोला मिलेगा, ठीक है ना, ये एक पैराबोला मिलेगा। तो जब एल और टी स्क्वायर की बात होगी तो एक पैराबोला मिलेगा, लेकिन एल और टी की बात होगी तो पैराबोला मिलेगा, लेकिन एल और पूरे टी स्क्वायर की बात होगी तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये बात दे करके आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा कि पैराबोलिक होगा। तो दोनों पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि आप किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक सवाल बनता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर यह है कि कभी कभी ये कहा जाता है कि सिंपल पेंडुलम को किसी एक व्हीकल के सीलिंग से लटकाया गया है, और वो जो व्हीकल है, वो जो ट्रेन है, वो जो बस है, वो आपका ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो बताइए कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। लेकिन इस g का मतलब ये होता है कि जो सिंपल पेंडुलम था उसके ऊपर जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही थी, ये वो वाला g यहां पर लिखना होता है। और जब आप ये किसी पेंडुलम को किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर रख देंगे जो खुद ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है, तो ऐसे में सिंपल पेंडुलम के ऊपर जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा वो अब जी नहीं रहेगा, क्योंकि इस वाले एक्सेलरेशन के साथ साथ इसके एक्सेलरेशन की वजह से ये एक स्यूडो एक्सेलरेशन फील करेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपका जो पेंडुलम होगा वो एक स्यूडो एक्सेलरेशन, आपने पढ़ लिया है ये, कि जिधर एक्चुअली में एक्सेलरेशन लगता है उसके बिल्कुल अपोजिट इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में ये एक स्यूडो फोर्स या स्यूडो एक्सेलरेशन महसूस करेगा, बिल्कुल इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल सेम वैल्यू से। तो क्या होगा कि ये आपका जो पेंडुलम जिसको ऐसे लटके रहना चाहिए था, वो पेंडुलम आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन मूव करेगा। अगर आपकी ये गाड़ी इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही और जी इधर पहले से काम कर रहा था, ये जी था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हुआ गाड़ी के एक्सेलरेशन की वजह से स्यूडो एक्सेलरेशन ए, और अब इसके ऊपर लगने वाला जो नेट एक्सेलरेशन जी डैश होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। और ये दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, तो वेक्टर का रूल यूज करके आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट जी डैश इक्वल टू आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो जहां पर आप t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी लिखते थे, यहाँ g की जगह पर इफेक्टिव g लिखना होगा या g डैश लिखना होगा, जिसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ये आपको जी डैश की जगह पर रखना होगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि जब कोई एक्सेलरेटेड बॉडी के अंदर सिंपल पेंडुलम रखा जाए तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला जी डैश की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये इसका हमने डायग्राम बना दिया है। और ऐसे कंडीशन में ये अगर थीटा आपको निकालना हो तो इस थीटा के लिए फार्मूला tan थीटा इक्वल टू ए अपान जी, tan थीटा इक्वल टू क्या, ए अपान जी हो जाएगा, बॉडी का एक्सेलरेशन अपान में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए, तो ये हुआ हमारा ये वाला केस जब सीलिंग से लटका दिया जाए। एक केस और होता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, कि जब अर्थ के, ये हाइपोथेटिकल केस है, ऐसा एक्चुअली नहीं है,
कि अगर हम अर्थ के सेंटर से या बिना सेंटर से पास होता हुआ कोई टनल इमेजिन करें, अर्थ के आर पार ऐसा कोई टनल इमेजिन करें और उसमें किसी पार्टिकल को छोड़ दें, तो वो पार्टिकल यहां पर मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम करने लगता है ना। इसको प्रूव भी किया जाता है, आपने बुक्स में पढ़ा होगा। ये एक हाइपोथेटिकल केस है। तो जब भी कभी इस तरह के कंडीशन की बात हो, तो आप देखिए, अगर मान लीजिए पार्टिकल इस मीन पोजीशन के इधर और इधर एसएचएम कर रहा है, इस कंडीशन में t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी में l की जगह पर रेडियस ऑफ अर्थ लिखा जाएगा, l की जगह पर रेडियस ऑफ अर्थ लिखा जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा 84.6 मिनट। ठीक है, तो ये होता है टाइम पीरियड किसी अर्थ के, या इनफाइनाइट पेंडुलम भी इसको बोलते हैं। इनफाइनाइट लेंथ वाले पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड की वैल्यू 84.6 मिनट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। ठीक है ना, इनफाइनाइट पेंडुलम में यहां पर लेंथ की जगह पर इनफाइनाइट नहीं होता है। ये आपका इनफाइनाइट पेंडुलम का एग्जांपल है। यहां पर हम रेडियस ऑफ अर्थ और जी की वैल्यू को रख करके सिंप्लीफाई करेंगे, 84.6 मिनट आता है। ठीक है, और एक चीज आपको याद होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही वैल्यू निकल के आती है जब हम बात करते हैं अर्थ के सरफेस के नजदीक रिवॉल्व करने वाले आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। अर्थ के सरफेस के बहुत ही नजदीक जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, उनका जो टाइम पीरियड यहां पर होता है, इसके चारों ओर बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है और बिल्कुल सेम वैल्यू है, 84.6 मिनट आता है। ठीक है ना, और लगभग 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलते हैं, सॉरी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 7.9 आता है जिसको हम लोग 8 बोल देते हैं। नेक्स्ट केस हमारा है कि कोई पेंडुलम अगर किसी लिफ्ट के सीलिंग से लटका दिया जाए, तो लिफ्ट वाले केस में आपको पता है कि लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है, लिफ्ट जब नीचे की तरफ जाती है, और लिफ्ट जब नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन से जाती है, ऐसी कंडीशन में जी की वैल्यू में जो इफेक्ट आता है, जो चेंज आता है, वो आपको पता है, आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है इसको। या तो हमने जहां पर सेंट्री फ्यूगल फोर्स की बात करी थी, स्यूडो फोर्स की बात करी थी, वहां पर आपका आया था स्यूडो फोर्स वाले केस में आपने देखा था कि अगर लिफ्ट के अंदर कोई आदमी रहे तो कैसे उसको अपना वेट अलग अलग महसूस होता है ना। इसे कंडीशन ऑफ वेटलेस भी आपने पढ़ा था। तो अगर लिफ्ट आपका ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हो, तो ऐसे केस में इस आदमी को महसूस होने वाला जो इसका अपना वेट होता है, वो वेट होता है कितना, mg डैश इज इक्वल टू mg और प्लस में ma। अगर ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाए तो इस आदमी को जो अपना वेट महसूस होगा, अपारेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट प्लस m इंटू ए, और यहां से अगर हम हर जगह से m को कैंसिल करें तो g डैश इक्वल टू g प्लस ए बन जाएगा, अगर कोई लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हो तब। तो हमने क्या किया, ये देखिए, ए एक्सेलरेशन से अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा हो और उस लिफ्ट के अंदर उसके छत से हमने पेंडुलम को लटका दिया है, तो ऐसे में t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी डैश, और जी डैश की जगह पर क्या आएगा, g प्लस ए, तो हमने यहां पर लिख दिया g प्लस ए। ठीक है, दूसरा केस, अगर लिफ्ट आपका ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा हो, तो ऐसे में आपका फार्मूला हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी डैश, और इसमें आपका फार्मूला नीचे जाते टाइम ये माइनस हो जाता है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ए हो जाएगा, एम से एम कैंसिल होकर के, तो जी माइनस ए लिख देंगे। और अगर नीचे जाते टाइम आपका ये जो लिफ्ट है, इसकी ये डोरी टूट जाए तो ए इक्वल टू जी हो जाएगा, और जैसे ही आप ए की जगह पर जी लिख देंगे, जी माइनस जी इक्वल टू 0, और ये अपान में 0 रखने पर ये पूरा हो जाएगा इनफाइनाइट। यानी अगर आपका लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा हो, तो उसमें जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा वो आएगा इनफाइनाइट, और पेंडुलम का टाइम पीरियड इनफाइनाइट होने का मतलब, इनफाइनाइट टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगेगा, और आप कह रहे हैं कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा, मतलब एक बार अगर इधर गया तो अभी इनफाइनाइट टाइम के बाद लौटेगा। इनफाइनाइट मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका मतलब बस जाएगा, लौटेगा नहीं, एसएचएम नहीं हो रहा है। टाइम पीरियड इनफाइनाइट होने का ये दूसरा मीनिंग होता है। ठीक है, टाइम पीरियड इनफाइनाइट होने का मतलब कि जा करके लौटेगा नहीं, ये इनफाइनाइट टाइम में ये लौटने वाला है, तो इसका मतलब कि कोई भी एसएचएम नहीं हो रहा है। तो ये तीन ये कंडीशंस हो सकती हैं टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने की। मैं आपको एक और कंडीशन बता देता हूं, उसका फार्मूला खुद से गेस करिएगा, हम पीडीएफ नोट्स में उसको लिखकर प्रोवाइड करेंगे। कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास ये पेंडुलम है, ये जो इसका बॉब है, इसका मास है m, इसके पास है चार्ज q। ठीक है, बॉब का मास है m और इसके पास चार्ज है q, और अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स q इंटू ई नीचे की तरफ लगे,
तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा। अगर Q इंटू ई के इक्वल फोर्स ऊपर लगे तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, और अगर Q इंटू ई के इक्वल ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, ये सोच करके आपको इसका आंसर बना लेना है। हम पीडीएफ आपको अभी क्लास के बाद प्रोवाइड कर देंगे आज की इस क्लास का, उसमें ये चीज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि नीचे की तरफ अगर क्यू ई फोर्स लग रहा हो तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ऊपर की तरफ इतना ही फोर्स लग रहा होगा तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये केस है आपका सिंपल पेंडुलम का। एक केस आपको यहां से भी ध्यान रखना है, जैसे ये था लिफ्ट वाला केस और ये टनल वाला केस था, वैसे ही एक केस ये भी बनता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपकी ये दो और फार्मूले हैं, और इसमें से ये वाले फार्मूले के ऊपर एक सवाल है आपके एग्जाम में, इसको आप याद रखिए कि T इक्वल टू 2π/m/a इंटू रो इंटू जी। यहाँ पर ये कोई सिलेंडर है जो कि यहाँ पर डूबा हुआ था, कितना, इसकी कितनी लेंथ डूबी हुई थी, L लेंथ डूबी हुई थी। आपने इसको और दबाया और दबा करके ये इसका मीन पोजीशन था, इसको दबा करके आपने मीन पोजीशन से कितना नीचे कर दिया, y नीचे कर दिया। तो अब ये मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे SHM करेगा सिलेंडर। ठीक है, तो पानी के अंदर डूबा हुआ ये जो सिलेंडर है जिसकी कितनी लेंथ डूबी हुई थी, L लेंथ डूबी हुई थी, इसको आपने y डिस्प्लेसमेंट करके इसको छोड़ दिया, तो ये यहाँ पर जो SHM करेगा उस SHM का टाइम पीरियड का फार्मूला T इक्वल टू 2π/m/a इंटू रो इंटू जी, जहां A मतलब सिलेंडर का ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, रो मतलब इस लिक्विड की डेंसिटी है, और M का मतलब क्या है, M का मतलब है इस सिलेंडर का मास। ठीक है, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफाई करने पर एक फार्मूला ये ऐसे भी बनेगा, यहाँ पर बनेगा सिंपल सा T इक्वल टू 2π/L/g, जहां L का मतलब क्या है, सिंपल पेंडुलम में ये लेंथ होता था, सिंपल पेंडुलम के केस में ये लेंथ था, लेकिन यहां पर इस L का मतलब है कितना भाग पानी के अंदर डूबा हुआ है, ये वो वाला L है। ठीक है, तो इस तरीके से और इस तरीके से दोनों तरीके से ये फार्मूला लिखा जाएगा। आप देखना होगा कि सवाल में आपको A की वैल्यू, रो की वैल्यू गिवन है, M की वैल्यू गिवन है कि नहीं। अगर L गिवन है तो यहां से हो जाएगा, M और A और रो दिया हुआ है तो यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेंडर भी आपका SHM करता है, इसका टाइम पीरियड का ये फार्मूला। यू ट्यूब की अगर कोई नली है, यू ट्यूब की इस नली में पहले यहां तक पानी भरा था, हमने क्या किया, इधर से प्रेशराइज करके इस पानी को यहां से यहां नीचे ले गए, तो जितना हम नीचे इधर ले आए उतना ही ये ऊपर इधर चला गया, है ना। तो हम जैसे मीन पोजीशन से y डिस्प्लेस किया इसको नीचे की तरफ, तो मीन पोजीशन से y डिस्प्लेस हो गया इधर ये ऊपर की तरफ, और अब ये पानी यहाँ पर ऐसे इसी मीन पोजीशन के ऐसे ऊपर नीचे ये SHM कर रहा है ना। ये अभी नीचे, ये ऊपर है, अगली बार ये यहाँ नीचे आ जाएगा और ये यहाँ से ऊपर यहाँ चला जाएगा, तो ये भी SHM करता है, और इसके टाइम पीरियड का फार्मूला है T इक्वल टू 2π/h/g, जहां h का मतलब है इसके बॉटम से इस मीन पोजीशन, मतलब ये वाटर लेवल की जो हाइट है वो हाइट आपको लिखना पड़ेगा, इसमें जितना लेंथ डूबा हुआ है वो लेंथ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके भी SHM के फार्मूले या टाइम पीरियड के फार्मूले आपको याद करने होंगे। बिल्कुल, बहुत सारे कंडीशंस बन सकते हैं, लेकिन एक जो जनरल कंडीशन है वो ये है कि सिंपल पेंडुलम है, उसके पास चार्ज है। अच्छा, उसमें अब अलग अलग कंडीशन बना सकते हैं, वो तो सवाल के ऊपर आएगा कि कंडीशन में अब ये बना सकते हैं कि कभी आपको बोल देंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, चार्ज है निगेटिव है, तो उसके बेसिस पर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, और नेट फोर्स का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए एक केस हमने आपसे बोला कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है QE, तो अब इसका नीचे की तरफ ये पूरा जो वेट काम करेगा mg' अपारेंट वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट का मतलब क्या, जितना ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, वो वेट हो जाएगा। तो mg' इक्वल टू इसमें ये QE ये हो गया, और प्लस आपको पता है कि इस बॉडी का मास अगर m है तो mg नीचे की तरफ ऑलरेडी काम कर रहा था, mg प्लस QE इज इक्वल टू mg'। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इसको अगर आप m से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा g' इक्वल टू g और प्लस में QE अपान में क्या m। अब कोई भी ऐसा कंडीशन हो, अगर इस बॉब के ऊपर नीचे की तरफ QE फोर्स लग रहा है, चाहे पॉजिटिव चार्ज था चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी था, लेकिन अगर उस बात से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहां से आप यहां पहुंच जाएंगे और फार्मूले में जहां g' लिखते थे वहां पर g प्लस इतना ये आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन वो क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज के हिसाब से कोई दूसरी प्लेट रख दिया या कुछ भी कर दिया, उसके बेसिस पर आपको ये देखना पड़ेगा
नेट फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या कुछ एंगल बनाते हुए, फिर आपको उनका रिजल्टेंट निकालना होगा, उसके बेसिस पर आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्प्रिंग का केस देख लीजिए। स्प्रिंग के केस में ये होता है कि आपको स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन दिया जाता है और उस कॉम्बिनेशन के केस में आपको टाइम पीरियड या रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, दो चीजें आपसे पूछते हैं। तो अगर आपका सिंगल स्प्रिंग है, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, तब तो ये वाली बात हो गई T इक्वल टू 2π√m/k, जहां पर k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, और m क्या है, उस ब्लॉक का मास। तो ये तो ठीक है बात कि अगर ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सिंगल स्प्रिंग है तब तो ये फार्मूला काम कर जाएगा, कोई डाउट भी नहीं। लेकिन अगर आपका स्प्रिंग जो है वो एक स्प्रिंग ना होकर के बहुत सारे स्प्रिंग, दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब आपका स्प्रिंग बहुत सारे स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन बनने लगे, तो ऐसे में यहां जो k लिखा हुआ है, इस k की जगह पर रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट लिखना पड़ता है। और इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि किस तरह के कंडीशन में रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने की क्या कंडीशन होगी। तो सिंपल सा तरीका आपको बता रहे हैं याद करने का, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं इसका। याद करने का तरीका यह है कि जब आपको स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन सीरीज जैसा दिखाई दे, जब आपको स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन सीरीज जैसा दिखाई दे, तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का फार्मूला पैरेलल जैसा लिखना चाहिए। किसका पैरेलल? रेजिस्टेंस का पैरेलल। आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ये जैसे आर रेजिस्टेंस है, ये भी आपका आर रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो इनका जब आप इक्विवेलेंट लिखते हैं तो आप लिखते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलता है r इज इक्वल टू r1 r2/r1 प्लस r2, है ना। ये रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है, बिल्कुल यही चीज आपको यूज करना होगा स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, लेकिन तब जब स्प्रिंग आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखाई दे। तो जब स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाई दे तो इसका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो रेजिस्टेंस के पैरेलल के जैसा दिखाई देगा। ठीक है, और दूसरा, जब स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन आपको पैरेलल का दिखाई दे, अब पैरेलल कौन होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप इसमें पूछेंगे ये कैसे पैरेलल दिख रहा है, ये कैसे पैरेलल दिख रहा है, तो एक्चुअली इसको पैरेलल या सीरीज ऐसा बोल करके आप नहीं वो कर पाएंगे जस्टिफाई, लेकिन आप ये बात तो समझ पाएंगे ना कि ये चीज सीरीज है और ये चीज सीरीज है। तो जो प्योर सीरीज दिख रहा है बस वही सीरीज होता है, ये ध्यान रखिए। जो प्योर आप जैसा सीरीज इमेजिन करते हैं रेजिस्टेंस और बाकियों का, अगर वैसा जिसमें क्लियर दिख रहा है सीरीज, तभी वो सीरीज है, अदरवाइज बाकी सब क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये आपको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं दिखाई दे रहा जैसा आप सीरीज मानते थे, और ना तो आप ये पैरेलल जैसा दिखाई दे रहा, बीच में कुछ और आ गया ब्लॉक। ठीक है, तो जब आपको प्योर सीरीज दिख रहा है, प्योर सीरीज दिख रहा है, तब तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन मान लीजिए इसको, और इसमें पैरेलल वाला फार्मूला लगा लीजिए। और इनके अलावा कोई भी कंडीशन हो जहां आपको प्योर सीरीज नहीं दिख रहा है, वो सब पैरेलल की कैटेगरी में डाल दीजिए। जो पैरेलल दिख रहा है वो तो है ही, और जो नहीं भी दिख रहा है वो भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये वाली कंडीशन और इसी का वर्टिकल कंडीशन। तो प्योर सीरीज जहां पर दिखे वहां पर ये पैरेलल वाला फार्मूला, बाकी जितनी कंडीशंस आएंगी वो पैरेलल की कैटेगरी में होंगी, और उसमें सीरीज वाला फार्मूला, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 टाइप का, K इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 टाइप का। ठीक है, बस एक लाइन अगर ये याद कर लेते तो इस तरह के जितने भी सवाल आते हैं कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो से ज्यादा भी स्प्रिंग हो सकते, कोई ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन दिख जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, ऐसे सवाल खूब आते हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो मान लीजिए ये दोनों आपने स्प्रिंग ले लिए, ये तो पैरेलल है, लेकिन इसके ऊपर ले जाकर के एक और स्प्रिंग लगा दिया, तो इन दोनों को पहले पैरेलल लेकर के सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व कर लीजिएगा, फिर इनका जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो, और ये जो होगा, अब इन दोनों को आप सीरीज मानते हुए पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगा करके इनका इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, जैसे आप रेजिस्टेंस के केस में करते थे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता था, सीरीज को सॉल्व करके फिर पैरेलल के साथ सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालते थे। तो अगर सीरीज पैरेलल दिख रहा है तो सीरीज जैसा फार्मूला यूज कर लीजिए, कुछ आ जाएगा, और इनका जब इक्विवेलेंट आ जाएगा अब उसको इसके साथ सीरीज में दिख रहा है, पैरेलल वाला फार्मूला लगा करके यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब आपको प्योर सीरीज दिखेगा तो आप उसको सीरीज मान करके ये फार्मूला यूज करेंगे, बाकी के सारे कंडीशन को आप पैरेलल की कैटेगरी में डालेंगे और उसमें ये फार्मूला यूज करेंगे।
यही जो k है वो आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है। फार्मूले में जहां k लिखा करते थे सिंगल वाले केस में, बाकियों के केस में उस k की वैल्यू ऐसे और ऐसे निकाल करके रख लेंगे। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां से जो आता है वो देख लीजिए, किसी भी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो उसके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट उसके लेंथ के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आपके पास ये कोई एक स्प्रिंग है, ये कोई स्प्रिंग है और इसके आपने ऐसे कई सारे टुकड़े कर दिए, मान लीजिए आपने इसके n टुकड़े कर दिए, तो हर एक टुकड़े की जो लेंथ होगी, पहले अगर टोटल l लेंथ थी और आपने इसके n इक्वल टुकड़े कर दिए, तो हर टुकड़े की लेंथ होगी l बाई n, l बाई n और l बाई n और l बाई n। और लेंथ को अगर आपने 1/n टाइम्स कर दिया, n टुकड़े कर दिए, तो आपका ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है वो क्या हो जाएगा। अगर आपने इस लेंथ को क्या कर दिया, पहले लेंथ l था तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था, अब इसका लेंथ कितना हो गया l/n, यानी 1/n टाइम्स हो गया, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k इंटू n। इसका भी हो जाएगा k इंटू n, इसका भी हो जाएगा k इंटू n, इसका भी हो जाएगा k इंटू n, इसका भी हो जाएगा k इंटू n। यानी अगर आपने ये कोई स्प्रिंग लिया और इसको आपने दो पार्ट में काट दिया, तो अगर इस पूरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k था, तो इस आधे का हो जाएगा 2k, इस आधे का हो जाएगा 2k। और इस 2k और इस 2k को अगर आप देखें तो ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन बनाने पर ये बनेगा। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है पैरेलल वाला फार्मूला काम करता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल वाला फार्मूला काम करता है। तो अगर हम इस फार्मूले को यूज करें, इस वाले फार्मूले को यहां पर यूज करें, इसको और इसको सीरीज कॉम्बिनेशन मानते हुए, तो हमें इसका पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटी स्प्रिंग कांस्टेंट k मिलना चाहिए। तो अगर आपको k निकालना है तो 2k इंटू 2k अपान 2k प्लस 2k कितना हो जाएगा, 2k इंटू 2k और अपान में 2k प्लस में 2k, ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर और अपान में आ जाएगा 4k, 4 से 4 कैंसिल, k से k कैंसिल, k मिल गया आपको, है ना। तो ये 2k और ये 2k को अगर आप जोड़ देंगे तो ये पूरा जो स्प्रिंग बनेगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k ही आएगा। इससे ये पता चल रहा है कि ये बात जो लिखी गई वो बिल्कुल सही भी है। ठीक है। तो k की वैल्यू लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर लेंथ काट करके आपने 1/n टाइम्स कर दिया लेंथ को, तो स्प्रिंग कांस्टेंट k टाइम्स हो जाएगा। और इसका उल्टा भी समझिए, अगर लेंथ को खींच करके आपने n टाइम्स कर दिया, जिसका लेंथ पहले l था, खींच के आपने n गुना करके उसको l इंटू n कर दिया, तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k हुआ करता था, खींचने के बाद उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k अपान n भी हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है। तो इस टाइप के भी सवाल आते हैं कि लेंथ को काट दिया और जो दो टुकड़े बचे उनको पैरेलल में जोड़ दिया, अब बताइए स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि काटने के बाद उनके स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या क्या वैल्यूज हुई इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जो आपने जोड़ा वो आपने सीरीज में जोड़ा कि पैरेलल में जोड़ा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए। चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सिंगल स्प्रिंग में कोई डाउट नहीं है, कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो पैरेलल वाला फार्मूला काम करेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो सीरीज वाला फार्मूला काम करेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सीरीज और पैरेलल ढूंढने का तरीका हमने बता दिया। जो प्योर सीरीज दिख रहा है बस वही सीरीज है, बाकी सब क्या है, पैरेलल। जो प्योर सीरीज दिख रहा है बस वही सीरीज है, बाकी सब पैरेलल। ठीक है। चलिए, तो हमने आपको जैसे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल बताया। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब कि जो स्ट्रेट पाथ पर एसएचएम कर रहा हो, और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब कि जो कुछ एंगल बनाते हुए एसएचएम कर रहे हैं। यहां पर देख लीजिए, ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, और इसमें हमने यहां पर होल करते हुए ऐसे ये एक डंडी में ऐसे टांग दिया है, मतलब उसके अंदर आर पार होल करते हुए हमने उसको लटका दिया है। और हमने इसको क्या किया, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। तो ये जो बॉडी यहां पर थी वो हमने जब खिसकाया तो वो ऐसे पहुंच गई यहां पर। तो जब हमने इस बॉडी को खिसका करके यहां पर पहुंचाया, तो इस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, जहां पर टोटल फोर्स लग रहा था, नेट फोर्स लग रहा था mg, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब ये बॉडी चूंकि शिफ्ट हो गई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसके अकॉर्डिंग यहां पर पहुंच गई। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इस एक्सिस का ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल एल बोला है। और जब हमने इस बॉडी को थोड़ा सा शिफ्ट किया तो ये यहां पर चली गई और ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, थीटा एंगल हो गया।
तो ऐसे कंडीशन में जब ये इस एक्सिस के अबाउट ये एसएचएम ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे एसएचएम करता है, तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला है। अच्छा, पहली बात तो इसको हम क्या बोलेंगे, अ रिजिड बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग फ्रीली इन अ वर्टिकल प्लेन। ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं, ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऐसे कर रहा है ना, वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऐसे कर रहा है एसएचएम प्लेन अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट। ये देखिए इस पूरी बॉडी में ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मतलब आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और इसके अंदर होल करते हुए ये एक्सिस है और ये बॉडी ऐसे ऐसे एसएचएम करे, तो वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऐसे कर रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। तो जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो उसके अंदर से ही पास हो रही है वर्टिकल प्लेन में एसएचएम करती है, तो इस तरह के हम पेंडुलम को बोलते हैं क्या, कंपाउंड पेंडुलम, है ना। जैसे सिंपल पेंडुलम हुआ करता था, ये वैसे पूरी बॉडी जब है तो ये पूरा कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई अंडर रूट आई अपान mgl। इसके ऊपर आपके एग्जाम में सवाल आए हुए हैं जिनको हम किसी एक ही क्लास में सारे के सारे सवालों को करेंगे। कल अगर बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं हुआ तो कल ही सवाल कर लेंगे इन सबके, आपके प्रीवियस ईयर वाले, अदरवाइज परसों वाली क्लास में करेंगे। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपान mgl में आप देखिए m पता है आपको, इस पूरी बॉडी का मास है, g पता है आपको। l की बात करें तो l क्या है, इस वाले एक्सिस पर, ये जो एक्सिस था इसका ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बीच का ये लेंथ है कैपिटल L। और I जो है ये इंपॉर्टेंट समझना, I इक्वल टू आई जी प्लस एम एल स्क्वायर, और आई जी की जगह पर एम के स्क्वायर इक्वल टू एम एल स्क्वायर। जरा समझिएगा ये I क्या है। I एक्चुअली I is the moment of inertia of the displaced body about the horizontal axis m, यानी इस वाली एक्सिस के अबाउट इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ध्यान से देखिए इस एक्सिस के अबाउट इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो इसी के बिल्कुल पैरेलल यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी हम पास होता हुआ एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर सकते। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिक बॉडी के केस में सेम ही पॉइंट होता है, जहां पर पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है या जहां पर नेट फोर्स लग रहा होता है ना। तो यहां पर ये जो बॉडी है, इस बॉडी अगर यहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाला ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेने जो इस वाले एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो हम यहां पर थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं। थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में आपने पढ़ा था I इज इक्वल टू आई सी एम और प्लस में m और यहां पर आर स्क्वायर, यही तो होता था थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। वही थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमने इसके और इसके लिए लगाया है। इस वाले एक्सिस के अबाउट हम इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते हैं, तो हमने क्या लिखा, I इज इक्वल टू आई जी, जी फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का मास और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इस पॉइंट m के बीच का डिस्टेंस। तो ये बिल्कुल इन दोनों के बीच में थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा हुआ है, I इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, जहां आई सी एम था या उसको हम आई ग्रेविटी बोल रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो आई होता है आई सी एम, ये चीज यहां पर m इंटू के स्क्वायर, किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में ऐसे ही लिखते हैं m इंटू के स्क्वायर, कोई भी टाइप का बॉडी हो, तो हमने यहाँ पर m और k स्क्वायर लिख दिया है। तो I इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ये m के स्क्वायर और प्लस में क्या m l स्क्वायर, जहां पर l क्या है, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस बोलिए या इस पॉइंट m और इस पॉइंट g के बीच का डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, और आपको जब भी सवाल सॉल्व करना होगा तो आपको यही निकालना होगा और यहाँ पर रखना होगा। हमने ये सारी चीजें यहाँ पर लिख दी। I मतलब पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, IG का मतलब m के स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू G पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG है। K क्या है, K इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट द पैरेलल एक्सिस पासिंग फ्रॉम G से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट रेडियस ऑफ जाइरेशन। L क्या है, L इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल एक्सिस पासिंग फ्रॉम M एंड G, पॉइंट M और पॉइंट G से पास होने वाले दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है L। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी यहां पर इंपॉर्टेंट है। आपको ये I की जगह पर ये पूरी वैल्यू कैसे रखनी है, कैसे यूज करनी है, उसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसका एक सवाल आपके पेपर में आया हुआ है जिसको हम करेंगे आगे। ये हो गया, और एक लास्ट फार्मूला और देख लीजिए, खत्म करते हैं इसको, एकदम लास्ट है ये, इसके बाद कुछ नहीं, आप देख लीजिए कुछ नहीं इसके बाद। ठीक है, तो जैसे आपने पीछे देखा कंपाउंड पेंडुलम, वैसे ही एक होता है टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सन का मतलब होता है ऐठन से होता है, मरोड़ से होता है।
टॉर्सनल पेंडुलम में क्या होता है कि एक वायर होगा, वायर के साथ नीचे हम कोई डिस्क या कोई स्फीयर लेते हैं, उसको लटका देते हैं सेंटर से, और फिर हम इसको ऐसे पकड़ के टॉर्क लगाते हैं और टॉर्क लगा करके इसको हम रोटेट करते हैं। तो जब हम टॉर्क लगा करके इसको रोटेट करते हैं तो इसके अंदर क्या होती है, ऐठन आती है इसके अंदर, इस वायर के अंदर। और जैसे हम टॉर्क लगा करके इसको रोटेट करके छोड़ते हैं, तो रोटेट करके छोड़ने के बाद क्या होता है कि ये वायर जिसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी थी, जैसे हम टॉर्क लगा करके छोड़ते हैं तो ये अपने इलास्टिसिटी की वजह से फिर से पुराने कंडीशन में वापस आने की कोशिश करती है। और इस वजह से क्या होता है, देखिए इसको आपने टॉर्क लगा करके जब इसको रोटेट किया तो यहाँ वाला जो पॉइंट था वो खिसक करके यहाँ पर चला गया ऐठन की वजह से, और जैसे ही आपने टॉर्क लगाना छोड़ दिया वैसे ये अपनी इलास्टिसिटी की वजह से घूमकर वापस आती है, फिर से वापस जाती है, फिर से वापस आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक एसएचएम होता है इस वाले एक्सिस के अबाउट, इसको हम बोलेंगे ये हुआ एंगुलर एसएचएम, और इस वाले पेंडुलम का नाम होगा टॉर्सनल पेंडुलम, है ना, इसका नाम रखेंगे टॉर्सनल पेंडुलम। इसका आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, टॉर्सन टेबल का एक एक्सपेरिमेंट होता था बीएससी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। इसके आप सिर्फ टाइम पीरियड का फार्मूला देखिए, t इक्वल टू 2π/i/c, बस ये i और ये c देख लीजिए। यहां पर i बहुत ही सिंपल सी चीज है, जिस बॉडी की बात हो रही है, अगर ये डिस्क है तो डिस्क, स्फीयर है तो स्फीयर, जो भी बॉडी है उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले वायर के एक्सिस के अबाउट, इस वायर के एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्क का अगर हम देखें तो इस सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है 1/2 mr² होता है ना। तो ये I का मतलब है इस बॉडी का इस सेंटर के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये जो C है ये इस वायर की प्रॉपर्टी बता रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट ट्विस्ट। जो C है उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट ट्विस्ट या टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ वायर। वायर का टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं या ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट ट्विस्ट बोलते हैं। और इसका ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, C इक्वल टू पाई ईटा r⁴/2l, C इक्वल टू पाई ईटा r⁴/2l, जहां L मतलब है ये लेंथ, यहां से लेकर के सेंटर तक का ये लेंथ है L, R मतलब क्या है वायर का रेडियस, और ईटा मतलब क्या है वायर की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहां पर C का पूरा एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ईटा पाई r⁴/2l। इलास्टिसिटी चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाता है, बट इलास्टिसिटी आपके सिलेबस में था नहीं, इस वजह से वहां पर कोई जिक्र हुआ नहीं, ठीक है। तो C इक्वल टू पाई ईटा r⁴/2l ये पूरा वायर के लिए है, और जो I है वो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको आप रोटेट कर रहे हैं। तो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्प्लेस्ड बॉडी अबाउट द वायर एक्सिस, वायर के एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो बस 5 मिनट का टाइम और दीजिए, इस पूरे लेक्चर का हम आपको समरी बता देते हैं, जो जो आपको एकदम सीधे डायरेक्टली एग्जाम में सीधे यही या तो क्वेश्चन आएंगे या तो इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल बना करके आएगा, वो क्या क्या हो सकता है वो देख लीजिए। इस पूरे स्लाइड से सिर्फ ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोल सकते। सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये वाली जो कंडीशन कि फोर्स या एक्सेलरेशन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा, लेकिन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, ये कंडीशन, और इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, और इस लॉ को हम बोलते हैं हुक्स लॉ। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको इस पूरे स्लाइड से याद रखनी है, जो एग्जाम में डायरेक्टली आपको दिखाई दे सकता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन, नॉर्मल डिफिनीशन तो ठीक है, मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन होगा और फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये डिफिनीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ डायमीटर ऑफ सर्किल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी एक डायमीटर के ऊपर जो प्रोजेक्शन होता है पार्टिकल का, वो प्रोजेक्शन जो होता है उसका जो मोशन होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, वो एसएचएम होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, तो ये डिफिनीशन आपका एसएचएम का ध्यान रखना है। बाकी ये सब चीज सिंपल सी है, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। यहां से 2-3 स्पेशल बात, एक ये कि एसएचएम साइन में भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है, और उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिखेगा तो एम्पलीट्यूड निकालते टाइम √a² + b² ये लिखना होगा, और इनिशियल फेज के लिए आपको लिखना होगा कॉस वाले टर्म के साथ जो b है और साइन वाले टर्म के साथ जो a है, इनका रेशियो tan φ = b/a, ठीक है। एक तो ये याद रखना है।
दूसरा, ये सब तो ठीक है, सिंपल सी बात है, फार्मूले यहाँ ओमेगा रहता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे स्लाइड से याद रखनी है कि अगर y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या b साइन ओमेगा टी की बजाय पहले कोई कांस्टेंट लिखा हो, इसका मतलब जो SHM हो रहा है वो ओरिजिन के अबाउट नहीं हो रहा है। मतलब मीन पोजीशन और ओरिजिन आपस में अलाइंड नहीं है, इनके बीच में गैप है इतने का। ओरिजिन से a डिस्टेंस पर मीन पोजीशन है और फिर उस मीन पोजीशन के इधर उधर b एम्पलीट्यूड से SHM हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है इस वाले इक्वेशन की। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात यहां से याद कर लीजिए, बाकी यहां कोई स्पेशल चीज नहीं, सब आपको पहले से पता है। इस पूरे स्लाइड में आपको ये फार्मूले तीनों याद रखने होंगे और इनका ग्राफ पैराबोलिक, पैराबोलिक और ये कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। और एसएचएम के अगर एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी का टाइम पीरियड टी है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा t/2 और फ्रीक्वेंसी 2 गुना हो जाएगा 2 ओमेगा। ये स्पेशल बात है, डायरेक्ट सवाल बन के आएगा जो हम आगे की क्लास में आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यहां से कुछ भी स्पेशल नहीं है। यहां से एक स्पेशल बात यही है कि सेकंड पेंडुलम जब बोला जाएगा तो सेकंड का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला नहीं, सेकंड का मतलब सेकंड का मतलब कि यहां पर, अब वैसे दोनों बातें आ जा रही है, मैं क्या ही इसमें बोलूं। सेकंड का मतलब आपको दोनों सेकंड ले लेना है, एक तो फर्स्ट सेकंड वाला सेकंड यानी कि 2, और सेकंड का मतलब टाइम वाला भी सेकंड, तो 2 और सेकंड कुल मिलाकर के ये वो वाला सेकंड है। तो दोनों सेकंड को आप इसमें मिला लीजिएगा सेकंड पेंडुलम में। और लेंथ अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपको ये यहां पर रख करके कैलकुलेट करिएगा तो लेंथ आ जाएगा लगभग 1 मीटर या 0.99 मीटर। यहां से ये ग्राफ दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप L और T के बीच में ग्राफ, जनरली ये वाला ग्राफ पूछते हैं, L और T के बीच का ग्राफ अगर देखेंगे तो यहां से आपको पता चल रहा है स्क्वायर करने पर इसका पावर 2 होगा लेकिन इसका पावर 1 रहेगा, और एक वेरिएबल का पावर 1 दूसरे वेरिएबल का पावर 2 पैराबोला होता है, पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। लेकिन अगर आपसे L स्क्वायर और T के बारे में पूछा जाए तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन पूरे टर्म और इसके बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये केस भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि सीलिंग से लटका दिया गया है, एक एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो ऐसे में जी डैश निकालते टाइम आपको ये ग्राफ या ये डायग्राम याद रखना होगा। एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन जी बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो उनका रिजल्टेंट √a² + g² आ जाएगा, और tan थीटा में थीटा इक्वल टू हो जाएगा a/g। ये वाला केस, लिफ्ट वाला केस आपको ऑलरेडी पता है, जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, तो वही वैल्यू जो चेंज हो गई है वही आप यहाँ पर रखेंगे। तो ये सारे फार्मूले आपको वहां से मिल जाएंगे, याद नहीं करना है इसको याद नहीं करना है। ठीक है, यहां से ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2π/m/a ρg, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो जितना डूबा हुआ है वो L/g, सिंपल पेंडुलम के जैसा फार्मूला बनेगा। वैसा ही फार्मूला इसका भी है कि जो लिक्विड है उसकी हाइट कितनी है, बॉटम से लेकर के h हाइट तक लिक्विड थी तो वो h हो जाएगा। ठीक है, इसके केस में सिंगल सिंगल है तो कोई डाउट ही नहीं है। और कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो पैरेलल वाला फार्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो सीरीज वाला फार्मूला। सीरीज किसको बोलेंगे, पैरेलल किसको बोलेंगे, जो प्योर सीरीज है बस वही सीरीज है, बाकी सब पैरेलल है। ठीक है, और k प्रोपोर्शनल टू 1/L, लेंथ को जैसे आप वेरी करेंगे k के अंदर वेरिएशन बिल्कुल उसका अपोजिट होगा। ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम के अंदर जो फार्मूला है उसमें इस फार्मूले में I जो है वो स्पेशल चीज है, वही आपको ध्यान रखना है। L तो सबको पता है कि दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस L वो पता है। स्पेशल है आपके लिए I, और I का मतलब है यहां और यहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास होने वाले दोनों पैरेलल एक्सिस जो हैं उनके लिए ध्यान में रखते हुए, और ये I जो है इस वाले एक्सिस के अबाउट इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस वाले एक्सिस के अबाउट सस्पेंशन से जो पास हो रहा है वो। तो इस एक्सिस के अबाउट इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इन दोनों के बीच में आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस निकालेंगे, I = ICM प्लस mr²। r मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि L है, तो mr² ये हो गया, और जो ICM था वो IG है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए आपको पता है किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए mk² हमेशा लिखा जा सकता है, तो IG की जगह पर mk² है। ठीक है, वही बात यहाँ लिखी हुई है। और लास्ट आपका जो टॉर्सनल पेंडुलम है जो कि एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जाम्पल हुआ, इसके केस में I मतलब इस बॉडी का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और C का मतलब है इस वायर का टॉर्सनल कांस्टेंट, जिसका फार्मूला याद करना होगा π/r⁴/2L, π/r⁴/2L, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में C आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस वाले केस में I आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ठीक है, चलिए फिर क्लास काफ़ी लंबी हो गई, तो अभी मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, अब आप लोग जा सकते हैं और पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।